प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट के ग्राफिक डिज़ाइन का भाग 3, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो इसमें लास्ट में होगा उसमें हम पढ़ेंगे घनवादी कलाकार पाब्लो पिकासो, ब्राक, फर्नांडेज और अभिव्यंजनावादी कलाकार एडवर्ड मुंक, पॉल क्ली, कंडेंस्की। उसके बाद अगला अति यथार्थवादी कलाकार सल्वाडोर डाली, मार्क्स एंसर्ट, जैक्सन पोलॉक। इनके बारे में इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। शुरू में हम पढ़ते हैं लिथोग्राफी के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, लिथोग्राफ का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? जर्मनी में। लिथोग्राफ का आविष्कार कहाँ किया गया? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 1798 ईस्वी में जर्मनी में लिथोग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एलायस सेनफेल्डर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62। जर्मनी में पत्थर के प्रयोग से 1798 ईस्वी में किसके द्वारा लिथोग्राफी का आविष्कार किया गया? तो ये किया गया था एलायस सेनफेल्डर के द्वारा। किसके द्वारा? एलायस सेनफेल्डर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63। 1800 ईस्वी में रंगीन मुद्रण के लिए प्रयोग आरंभ किसने किया? तो एलायस सेनफेल्डर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 64। हार्पर नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 65। अमेरिका से हार्पर पत्रिका का प्रकाशन किस शताब्दी में किया गया था? तो 19वीं शताब्दी में किया गया था। हाँ प्यारे दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप डेली सुबह उठिए, अपना एक एम फिक्स करिए और उस एम को पूरा करने में जी जान लगा दीजिए। जब तक वो एम पूरा ना हो जाए उसमें लगे रहो और अच्छे से उसकी तैयारी करो। अगला क्वेश्चन है 66। जॉन मिलायस ने किस वर्ष एक बच्चे की पेंटिंग लिथोग्राफी में मुद्रित कर किस साबुन के विज्ञापन में प्रयोग किया था? तो 1887 ईस्वी में इस पेंटिंग को बनाया था और पियर्स साबुन के विज्ञापन में इसको लगाया गया था। नूवो आर्ट का जन्म कहाँ हुआ? तो नूवो आर्ट का जन्म अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में। तो अगला क्वेश्चन आता है 68। पियर्स साबुन के लिए बच्चे की पेंटिंग किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी जॉन मिलायस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69। पियर्स साबुन में विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया बच्चे का चित्र किस माध्यम में बनाया गया था? तो लिथोग्राफ माध्यम में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, जूल्स चेरट यूगेन ग्रासेट को किस रूप में जाना जाता है? तो ग्राफिक डिजाइनर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। हेनरी डे टूलूज लॉट्रेक को जाना जाता है तो चित्रकार एवं छापा कलाकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। हेनरी डे टूलूज लॉट्रेक को कहाँ के डिजाइनर के रूप में विख्यात हैं? तो ये फ्रेंच पोस्टर डिजाइनर के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 73। नुओ कला में व्यापारिक चिन्हों के लिए अक्षरों का प्रयोग करना आरंभ किया गया अमेरिका में। तो जनरल इलेक्ट्रिक और कोका कोला का। अमेरिका में किसके लिए किया गया था? जनरल इलेक्ट्रिक और कोका कोला के विज्ञापन के लिए किया गया था। नुओ कला में व्यापारिक चिन्हों के लिए, देखिए बहुत विशेष ध्यान देना यहाँ पर, नुओ कला में व्यापारिक चिन्हों के लिए अक्षरों का प्रयोग करना आरंभ किया गया अमेरिका में। तो अमेरिका में किस चीज़ में किया गया था? जनरल इलेक्ट्रिक और कोका कोला के विज्ञापन के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 74। फ्रैंक लॉयड राइट एवं ग्लासो स्कूल को कहाँ के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो अमेरिकन वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। चार्ल्स रेनी मैकिन्टोश को कहाँ के चित्रकार के रूप में जाना जाता है? तो अमेरिकी चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। कहाँ के हैं? चार्ल्स रेनी मैकिन्टोश तो कहाँ के हैं? अमेरिकी चित्रकार के रूप में विख्यात हैं। अगला आता है
भविष्यवादी विचारधारा की स्थापना 1909 ईस्वी में इटली में किसके द्वारा की गई? तो फिलिप्पो इमिलियो मेरिनेत्ती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फिलिप्पो इमिलियो मेरिनेत्ती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, भविष्यवाद का घोषणा पत्र किस समाचार पत्र में मेरिनेत्ती द्वारा प्रकाशित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ला फिगारो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, गायकोमो बाला का जन्म कहाँ हुआ? तो इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। गायकोमो बाला का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। तो गायकोमो बाला किस रूप में विख्यात थे? 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और इसमें आएगा कि बाला किस रूप में विख्यात थे? ये चित्रकार के रूप में विख्यात है। अगला क्वेश्चन है 71, दादावाद की स्थापना कहाँ हुई? तो ज्यूरिख में। दादावाद की स्थापना कहाँ हुई थी? ज्यूरिख में। क्वेश्चन नंबर 82, दादावाद की घोषणा किसके द्वारा और कब की गई थी? तो कवियों के समूह द्वारा 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है 83, अति यथार्थवाद की स्थापना कब की गई? अति यथार्थवाद की स्थापना कब की गई? तो अति यथार्थवाद की स्थापना सन 1924 ईस्वी में की गई थी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 84, अति यथार्थवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कवि एंद्रे ब्रेटन द्वारा पेरिस में। अति यथार्थवाद की स्थापना कब की गई? 1924 में। किसके द्वारा की गई? कवि एंद्रे ब्रेटन द्वारा। और कहाँ की गई? पेरिस में। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, बोहोस की स्थापना कहाँ की गई? बोहोस तो जर्मनी में की गई। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 86, जर्मनी में बोहोस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? बीमर द्वारा 1919 ईस्वी में। बोहोस की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। कब की गई? 1919 में। और किसके द्वारा की गई? तो बीमर के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 87, बोहोस की स्थापना जर्मनी में किस शताब्दी में की गई? तो कब की गई? 1919 में। तो शताब्दी क्या आया? 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 88, बोहोस नामक संस्था कब बंद हुई? ये संस्था कब बंद हुई? 1933 ईस्वी में। तो 1933 ईस्वी में ये संस्था बंद हो गई। अगला क्वेश्चन है 89, शिपे पिनेल्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो वियना में। शिपे पिनेल्स का जन्म कहाँ हुआ? तो वियना में। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, हाँ, शिपे पिनेल्स क्या थी? तो क्या थी ये? शिक्षक, कला निर्देशक, डिजाइनर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 91, ओटो स्टोर्च किस रूप में जाने जाते हैं? तो अमेरिकी कला निर्देशक एवं फोटोग्राफी के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? अमेरिकी कला निर्देशक एवं फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनसे रिलेटेड उनके आगे कुछ शब्द लिखे गए हैं जिसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सुमेलित है दृश्य, यहाँ पर जो सुमेलित करना है श्रव्य दृश्य, इसमें आएगा टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या होता है? हम इसको देखते भी हैं, श्रव्य मतलब सुनते भी हैं। दृश्य पोस्टर, जो पोस्टर लगा होता है वो निर्जीव होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती है, तो उसे हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। अगला आता है श्रव्य, जिंगल। और इससे अगला है शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होगा फोन। फोन पर क्या होता है? हम किसी से जब बात करते हैं तो शाब्दिक रूप से करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 93, बाजारों के वैश्वीकरण के 5 चरणों का सही अनुक्रम है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना है। हो सके तो अपने नोटबुक में नंबर वाइज इसको नोट करो। ये क्वेश्चन लगभग सभी पेपरों में फंसता है। बाजारों के वैश्वीकरण के 5 चरणों का सही
अनुक्रम है। तो क्या है? देशीय विपणन, निर्यात विपणन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, बहुउद्देशीय विपणन। पहला नंबर क्या आता है? पहले देशीय विपणन होता है, नंबर 2 पर निर्यात विपणन, नंबर 3 पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन, और नंबर 4 पर जो लास्ट है वो है बहुउद्देशीय विपणन। क्वेश्चन नंबर 94, खोखले मोम आकृति की धातु ढलाई का सही क्रम है। तो क्या है? मेकिंग ऑफ मोल्ड, फिक्स एनर्स, और फायरिंग ऑफ मोल्ड्स, फिल कोर। इसका क्या सिस्टम है? मेकिंग ऑफ मोल्ड, फिक्स नर्स, फायरिंग ऑफ मोल्ड, फिल कोर। क्वेश्चन नंबर 94, सही सुमेलित करें। तो यहाँ भी सुमेलित करने का है, तो इसको हम ध्यान देते हैं। पहला है कॉपीराइट, ये किसका है? किसका अंग है? विज्ञापन का। कॉपीराइट विज्ञापन, लेजर प्रिंट प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, फोटोशॉप इमेज एडिटिंग। इसको एक बार हम पुनः पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। कॉपीराइटिंग विज्ञापन, लेजर प्रिंट प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, फोटोशॉप इमेज एडिटिंग। अगला क्वेश्चन आता है 96। 96 क्या है? टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है। किसका होता है? 96 पॉइंट। जो टाइपोग्राफी होता है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? 96 पॉइंट। अगला है 97, सिरे पर्दू मूर्ति ढालने की तकनीकी है। तो सिरे पर्दू मूर्ति ढालने की तकनीकी जो है वो धातु माध्यम में होती है। क्वेश्चन नंबर 98, ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं। तो किस लिए हैं? सिरेमिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। तो कहाँ हुआ? जर्मनी में। लेजर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप निर्मित होते हैं। तो कौन सा होता है? लेड से। अब क्वेश्चन आ गया हमारा घनवादी। इसमें कलाकार है पाब्लो पिकासो, ब्राग, फर्नांडीज। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर बहुत हो गया, आज व्याख्यात्मक क्लास होगी जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाऊं और बताऊं, उस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना। जैसे यहाँ पर मेरे साथ साथ आप पढ़िए और याद करिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो क्या था? चित्रकार, मूर्तिकार, दोनों रूप में विख्यात था। इनका जन्म कब हुआ? 1881 में। 1881 में जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ? स्पेन में। स्पेन में कहाँ हुआ? मलागा नामक गांव में हुआ। स्पेन के मलागा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, अभिनयों की स्त्रियां पूर्ण किया कब किया था? 1907 में। अब यहाँ पर बात आ गई 1907 में। तो घनवाद का जन्म कब हुआ? 1907 में। और कब तक चला? 1925 तक। अगला क्वेश्चन इसमें होता है, इनके द्वारा, पिकासो के द्वारा बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 में जो चित्र बनाया गया था, ये किस माध्यम में है? तो ये कोलाज माध्यम में बनाया हुआ कृत है। और जो घनवाद का प्रथम चित्र है, कोलाज चित्र है लेकिन एक घनवाद का प्रथम चित्र है कोलाज माध्यम का, पिकासो द्वारा बनाया गया। बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह, चित्र का क्या नाम है? बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह। कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में। और किस घनवाद का प्रथम कोलाज कृति है? और 20वीं शताब्दी में पिकासो को पहला महान चित्रकार के रूप में माना जाता है। और पिकासो के साथ भारत के एक मात्र कलाकार हैं जिनकी पेंटिंगों की प्रदर्शनी हुई। उनका नाम है M.F. हुसैन, मतलब मकबूल फिदा हुसैन। अगला है 1901 से 1904 के मध्य पिकासो ने जो चित्र बनाए वो कला का
नीला कलर, नीला काल के रूप में माना जाता है, मतलब ब्लू पीरियड के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक का? 1901 से लेकर के 1904 ईस्वी तक। और 1905 में आकर इन्होंने अपना समय चेंज किया और नीले रंग के स्थान पर गुलाबी रंग, मतलब रोज पीरियड, गुलाबी रंग रोज पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। इनके जो चित्र हैं वो है आराम कुर्सी पर वायलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, अभिनयों की स्त्रियां, गवर्णिका, माता व बालक, युद्ध शांति इत्यादि। अगला नाम आ जाता है अब, अच्छा हाँ एक चीज़ और भी है, पिकासो के द्वारा कुछ मूर्तियां बनाई गई थी जो अक्सर हमारे पेपर में हमें फंसा देती हैं। मैं भी देखा हूँ कि जब पेपर आता है उसमें अक्सर हम फंस जाते हैं। पूछ लिया जाता है मजाकिया मुर्गा, ये धातु की रचना है, और बिल्ली, भेड़ वाला, आदमी व बकरा, इनकी मूर्तियां हैं। क्या है? मजाकिया, मुर्गा, बिल्ली, भेड़ वाला, आदमी व बकरा, ये इनकी मूर्तियां हैं। इनको आपको विशेष याद रखना है, बार बार पढ़ना है। बात आ गई है ब्राक की। जब ब्राक की बात आ गई तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ? 1882 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। और पिकासो की मृत्यु कब हुई? 1974 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1881 में। चलिए अब हम ब्राक के ही बारे में पढ़ते हैं। तो ब्राक का जन्म कब हुआ? 1882 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1964 ईस्वी में। ब्राक का जन्म कहाँ हुआ? जिनका जन्म हुआ फ्रांस के अर्जेंटुआल में 1882 ईस्वी में। और पिकासो के साथ 1908 में अपने एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया था। किसके साथ में? पिकासो के साथ में। किस सन में? 1908 में एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया था। और 1911 में रचनाओं में अक्षरों को समाविष्ट करना प्रारंभ कर दिया। ब्राक के द्वारा 1911 ईस्वी में अक्षरों को समाविष्ट करना, अपनी रचना में समाविष्ट करना चालू कर दिया इन्होंने। इसके साथ साथ ब्राक बहुत सारे चित्र बनाए, जैसे विवस्त्र स्त्री, वायलिन व जलपात्र, फलों की थाली व गिलास, सूर्य का रथ। अगला आता है क्वेश्चन नंबर तो हो ही नहीं सकते थे। फर्नालेजे, कलाकार का नाम है फर्नालेजे। तो फर्नालेजे का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1882 में। मृत्यु कब हुई? 1955 ईस्वी में। अच्छा, अर्नालेजे का जन्म कहाँ हुआ? तो नारमदी के अजरती गांव में, नारमदी के अजरती गांव में। और इन्होंने घनवादी प्रदर्शनी में कब भाग लिया था? 1910 से। चलो अब बात पढ़ते हैं हम अभिव्यंजनावादी कलाकार के बारे में। पहला नाम आता है एडवर्ड मुंक। तो इनका जन्म कब हुआ? एडवर्ड मुंक का जन्म कब हुआ? 1863 ईस्वी में। और 19वीं शताब्दी के अंतिम में प्रतीकवाद से सभी सृजन क्षेत्र से प्रभावित थे। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1944 ईस्वी में। इनके प्रमुख चित्र हैं बीमार लड़की, मृत्युशैया, मृत्यु, आवाज, बसंत, ऋतु की शाम, एवं प्राप्ति इत्यादि इनके कलाकृतियां हैं। अगला नाम है पॉल क्ली। पॉल क्ली का जन्म कब हुआ? 1879 में। और मृत्यु कब हुई? 1940 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ? 1879 ईस्वी में, बर्न में। और विशुद्ध रंग के बहुत अच्छा ज्ञाता थे। अब बात आती है इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? किसके? बर्नालेजे के। शहर की यंत्रणा, परिवार की सैर, विचारमग्न, खोज का स्थान इत्यादि इनके चित्र हैं। अगला है अति यथार्थवादी का, नहीं अभी कंडेंस्की आ गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कलाकार। कंडेंस्की का जन्म मॉस्को में हुआ। कब हुआ? 1866 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई? 1944 ईस्वी में। अगला है 1912 में ही कंडेंस्की ने घनवाद,
सुरीलवाद व भविष्यवाद के आकारों व रचना के तत्वों को अपनी कृतियों में स्थान देना शुरू किया। कब दिया था? 1912 ईस्वी में। अगला है अति यथार्थवादी सल्वाडोर डाली का, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अति यथार्थवाद की दृष्टि से। वैसे भी अक्सर इस कलाकार का नाम बार बार पूछा जाता रहता है। कंडेंस्की का है 1866 में जन्म हुआ और 1944 में मृत्यु हुई। तो सल्वाडोर डाली का जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। सल्वाडोर डाली का जन्म कब हुआ? 1904 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1989 में। कहाँ पर हुआ? बार्सिलोना में। सल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ? 1904 ईस्वी में बार्सिलोना में। और यह अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में विख्यात है और इसके प्रमुख चित्र हैं जलता हुआ जिराफ, जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। बिल्कुल नोट करके रख लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। गृह युद्ध की पूर्व सूचना, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, पिघलती घड़ियाँ, लचीली घड़ियाँ इत्यादि। मार्क्स एंसर्ट का क्या है? अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। जैक्सन पोलॉक, ये 1912 में जन्म हुआ और 1956 में इसकी मृत्यु हुई। इसके साथ अब ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।